गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको कृतिका पुस्तक का पाठ 2 जाज पंचम की नाक, लेखक हैं इसमें कमलेश्वर, के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। कृतिका के इस पाठ में लेखक ने सबसे पहले नाक मुहावरे का अर्थ समझाते हुए ये बात कही है कि नाक मान सम्मान का प्रतीक है, और इस संदर्भ में के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए सत्ता एवं सत्ता पक्ष के जुड़े सभी लोगों की मानसिकता पर व्यंग किया है, जो अंग्रेज हुकूमत के कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा के आगमन से पूर्व की तैयारियां, जाज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है क्योंकि वह रानी के अर्थ सम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ये रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का भी वर्णन है। इसके अलावा इस पाठ में आत्मसम्मान विषय पर विस्तार से वर्णन किया गया है। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का सूचक है। वस्तुपात में इस तरह की बात उभर कर आई है। एक लाट की नाक के गायब हो जाने पर सरकारी व्यवस्था में खलबली मच जाती है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं, इसलिए लाट की टूटी हुई नाक लगाई जानी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए नए नए यत्न किए जाते हैं। अंत में जिंदा व्यक्ति की नाक लाट में लगा दी जाती है। लाट का अर्थ होता है मूर्ति। इस प्रकार देश के सम्मान की बलि दे दी जाती है। दूसरी ओर शहीद बच्चों की नाक को भी लाट से बड़ा बताकर भारत के सम्मान को अंग्रेजों से बड़ा बताया गया है। इस प्रकार नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक है। सब अपने अहं को ऊंचा प्रदर्शित करना चाहते हैं। जाज पंचम की लाट पर मूर्ति पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक भी फिट न होने की बात से लेखक इस ओर संकेत करना चाहता है कि भारतीय नेता ही नहीं बल्कि भारतीय शहीद बच्चे भी जात से ज़्यादा श्रेष्ठ और सम्मान के अधिकारी हैं। वे अंग्रेजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि जाज पंचम ने ब्रिटिश हुकूमत को कायम रखा, ब्रिटिश सत्ता को मजबूत किया। वहीं भारतीय नेताओं एवं बच्चों की आज़ादी के लिए योगदान का जाज की नाक के सामने कोई मूल्य नहीं है। जाज पंचम जैसे नेता अधिक सम्मान के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेज शासन के दरमियान भारतीयों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। इस प्रकार आइए अब हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। कुछ कठिन शब्द मैं आपको बता दूं। सेक्रेटरी यानी सचिव होता है। तहलका मचना, खलबली मच जाना। रहमत कृपा, काया पलट होना, बदलाव होना। अजायब घर, पुरानी चीज़ें रखने का, संग्रह करके रखने का स्थान। लाट का अर्थ है मूर्ति। तैनात, नियुक्ति। गठास बांधना, तसल्ली देना। हिदायत यानी निर्देश, अभिनंदन, स्वागत। बुद्ध का अर्थ होता है मूर्ति। तो देखिए अब कहाँ से यह कहानी आरंभ होती है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान दौरे पर आने वाली है, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही है। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों
की करतनें हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन छपती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ और उससे जुड़े लोगों के समाचार छपते थे। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। नई दिल्ली में जात पंचम की नाक की समस्या बनी हुई है। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही है वह है जात पंचम की नाक। दिल्ली के राजपथ पर इंडिया गेट के सामने अंग्रेज जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी है और उस मूर्ति की नाक किसी ने तोड़ दी। अब उस नाक को लगाना आवश्यक है और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अखबारों के पन्ने तरह तरह की खबरों से खप गए हैं। राजेंद्र पटिया इस बात पर बहस कर रही हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। कुछ इसके पक्ष में, कुछ इसके विरोध में थे कि नाक नहीं है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है, इस कारण मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाए अथवा वहाँ रहने दिया जाए। अगर वहाँ रहने दें तो हर हाल में उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाना आवश्यक है। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, फिर भी नाक चली गई। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई जिसमें हर व्यक्ति इस बात के लिए सहमत हुआ कि नाक नहीं रही तो हमारी नाक कट जाएगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति में नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया, नाक लग जाए, परंतु इस मूर्ति का निर्माण किस समय हुआ और इस मूर्ति में जो पत्थर लगाया गया वो कहाँ से लाया गया, इसका पता लगाना जरूरी है। एक क्लर्क को इसकी छानबीन करने का काम सौंपा गया। क्लर्क ने बताया, फाइलें सब कुछ खा ली। यहाँ पर सरकारी तंत्र का मजाक किया गया है। सरकारी तंत्र में किस प्रकार का भ्रष्टाचार चलता है, किस प्रकार फाइलों को गायब कर दिया जाता है, किस प्रकार सरकारी हिसाब किताब में घोटाला किया जाता है, गोलमाल किया जाता है, ये सब बातें यहाँ पर व्यंग्य के रूप में बताई गई हैं। नाक लगाने के लिए छोटी सी कमेटी बनाएगी और उसे ये काम सौंपा गया और हर हाल में हर कीमत पर नाक लगनी चाहिए, ये सब में सहमति हुई। मूर्तिकार फिर बुलाया गया। उसने कहा, पत्थर की किस्म का पता लगाना जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और पत्थर पर वैसे ही पत्थर की खोज करूँगा। अर्थात वो सरकारी खर्चे पर जाएगा, हिंदुस्तान का भ्रमण करेगा, हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर सरकारी खर्चे पर जाएगा और पत्थर का पता लगाएगा। ऐसा उसने कहा, क्योंकि मूर्तिकार बड़ा चालाक व्यक्ति था, गरीब था परंतु चालाक था। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की यात्रा की, दौरे की, परंतु असफल रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। जैसे मूर्ति पर पत्थर लगा है वैसा पत्थर और कहीं नहीं है, यह विदेशी पत्थर है। सभापति ने कहा, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सब तो हमारा विदेशी हो चुका है, फिर ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो संभव है। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। हमारे देश में, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के अनेक नेताओं की मूर्तियां हैं। यदि आप ठीक समझें
तो जिस मूर्ति की नाक इस जात पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठेगी उससे निकाल कर इसमें फिट कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। सभी को लगा कि समस्या का हल मिल गया। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल गया। सारे हिंदुस्तान के उसने दौरे की। बंगाल गया, गुजरात गया, सब जगह गया और सब नेताओं की मूर्तियों को उसने जांचा परखा। भारत भ्रमण के दौरान दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राममोहन रॉय, चंद्रशेखर, मोतीलाल, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सभी की मूर्तियों के पास जाकर उसने उनकी नाक को टटोला, परंतु उन सब की नाक बड़ी थी। उन सब की नाक जाट पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी थी। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी, परंतु वे भी जाट पंचम की नाक से बड़ी थी। राजधानी में रानी के स्वागत के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई थी। जाट पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, किंतु नाक नहीं थी। इसलिए शीघ्र नाक को लगाने के लिए व्यवस्था की जा रही थी। जब किसी भी तरीके से नाक की व्यवस्था नहीं हुई तब हार कर उस चालाक मूर्तिकार ने दिल्ली प्रशासन के सामने एक सुझाव रखा कि यदि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर लगा दिया जाए तो कैसा रहे। अखबार में ऐसा ही किया गया है। ऐसा ही किया गया, किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर उस मूर्ति पर लगा दिया और इस समस्या को हल कर लिया गया। इंडिया गेट के पास वाली जाट पंचम की नाक की लाट में नाक लगा दी गई। नाक लगने से पहले फिर हथियारदार पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास तालाब सुखाकर साफ किया गया, ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि मूर्ति की नाक सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को ना लगे। सब तैयारियां भीतर चल रही थी। रानी के आने के एक दिन पहले ही पूरी व्यवस्था कर ली गई। तो अगले दिन अखबार में खबरें छपी कि जाट पंचम की नाक लग गई है, वह बिल्कुल असली जैसे लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश के किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने भी फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का चित्र नहीं छपा। सारे समाचार पत्र खामोश थे क्योंकि वे विरोध कर रहे थे और विरोध के कारण से उन्होंने उनके अखबार, उस दिन के अखबार खामोश थे, चुप थे। तो इस प्रकार जाट पंचम के नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे देश का सम्मान आहत हुआ है। लाट पर जिंदा नाक लगाना हमारे प्रशासन की मानसिक गुलामी को दर्शाता है। इसलिए समाचार पत्रों ने इस घटना का सांकेतिक रूप से विरोध किया और मौन धारण कर लिया। समाचार पत्रों की खामोशी गुलामी मानसिकता को दर्शाती है। सत्ता की ताकत ने सभी लोगों को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। यह सत्ताधारी देश के शुभचिंतक नहीं थे। धन की लालसा और स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण समाचार पत्र खामोश थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पाठ में
सरकारी व्यवस्था, सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व से किस प्रकार विमुख होते हैं, सरकारी तंत्र में किस प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिलती है, यह बात हमको यहाँ समझ में आती है। मूर्तिकार, इस लेख में, कहानी में मूर्तिकार की विशेष भूमिका है। मूर्तिकार एक अच्छा कलाकार था, लेकिन पैसे की कमी कारण वह लालची बन गया था। इसलिए वह नाक लगाने के लिए सरकारी धन को बर्बाद करता है। धनाभाव को दूर करने के लिए वह लेखक मूर्तिकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो सरकारी पैसे को खर्च करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। सरकारी तंत्र में इस बात को लेकर अफरा तफरी, और ये अफरा तफरी किस मानसिकता को बताते हैं। सरकारी तंत्र इस बात को लेकर अफरा तफरी था कि इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की जो नाक है, जो मूर्ति है, उसकी नाक गायब हो गई है और उसे शीघ्र लगाना जरूरी है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई दी, वह अपनी असुरक्षा से उत्पन्न हुई थी। पदों के छिन जाने पर, ट्रांसफर हो जाने पर, पदोन्नति रुक जाने पर हम क्या करें। इसी मानसिकता को यहाँ पर दर्शाया गया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मूर्तिकार को बुलाकर किसी भी स्थिति में जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने का आदेश दे दिया जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के मूर्तिकार ने सर्वप्रथम जो सुझाव दिया वह मूर्ति के पत्थर का पता लगाना था। फिर उसके बाद नाक बनाना संभव हो पाएगा, लेकिन उस पत्थर के बारे में पता नहीं चल पाया। तब पहाड़ पर जाने, अत्यंत परिश्रम करने और अंत में मूर्तिकार को पत्थर भी नहीं मिला। उसने कहा कि मूर्ति की नाक पर जो पत्थर लगा है वो विदेशी है। इस पर सभापति ने कहा, हम तो सारी चीज़ें दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन आदि विदेशी हो चुके हैं, फिर भी विदेश का पत्थर क्यों नहीं खोजा जा सकता। मूर्तिकार के महान नेताओं की मूर्तियों को नाक के प्रस्ताव पर सभापति ने स्वीकृति देते हुए सावधानी से काम करने को कहा। यह व्यंग दर्शाता है कि देश के अधिकारियों एवं नेताओं के लिए देश की महान परंपरा और विरासत का सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वर्तमान रानी एलिजाबेथ द्वितीय जैसी विदेशी हस्तियों का स्वागत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इस पाठ में हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें झूठे मान सम्मान के लिए इस प्रकार जो सरकारी विभाग में अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं उस प्रकार के कार्यों से हमें बचना है। गुलाम मानसिकता से हमें मुक्त होना है और महान जो देशभक्त हुए हैं उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए और देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर प्रकार के कार्य करने चाहिए। साथ ही हमें सरकारी विभाग में जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं उस प्रकार के कार्यों से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार इस लेसन में इतनी बात कही गई है। आप इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़ने के बाद इसके प्रश्नोत्तर को देखिए। प्रश्नोत्तर पढ़ने के बाद उसको कॉपी में लिखिए। पाठ कोई ज़्यादा कठिन नहीं। आपको आपके पास कोई किसी भी कंपनी की अच्छी वाली गाइड है उसको खोलिए, पाठ को पढ़िए और उसको प्रश्नोत्तर लिखिए। इसके अलावा हर्बल प्रेस के द्वारा लिखी गई जो एडिशनल प्रैक्टिस बुक है उसको भी खोलकर आप इस पाठ को पढ़िए। इस पाठ के संबंध में बहुत सरल भाषा में विस्तार से अच्छी बातें कही गई हैं, उसको भी देखकर आप इस पाठ को समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
कल हम किसी पाठ की फिर से समीक्षा करेंगे और आपको और प्रश्नोत्तर बताएंगे। ओके, धन्यवाद।